वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के सम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट आप लोग देख ही रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। एमपी एंड उत्तराखंड पीसीएसजे में दोनों में ही इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इसका आप लोगों को कुछ ऐसी रुचिकर जानकारियां देता हूं कि जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट से कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एविडेंस एक्ट में आपको जानकारी है कि ये बोथ प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल है। सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स पर समान रूप से लागू होता है। प्रोसीजरल लॉ है। जेम्स स्टीफन के द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसके बारे में तीन बेसिक प्रिंसिपल्स ये बताए जाते हैं कि एवरी फैक्ट इज रिलेटेड टू फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय द अंडर सेक्शन 5। भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 5 के द्वारा भी यह चीज बताई जाती है कि प्रत्येक साक्ष्य को विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्यों से ही संबंधित होना चाहिए, किन्हीं अन्य तथ्यों से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कारण है कि न्यायालय का टाइम, मनी और एनर्जी को सेव करने के लिए प्रिंसिपल्स ले डाउन किया गया है। दूसरा प्रिंसिपल्स ये है, हियर से एविडेंस मस्ट बी एक्सक्लूडेड। अनुसृत साक्ष्य का अपवर्जन किया जाना चाहिए। इट मीन्स सुनी सुनाई बातों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत यह है, गिव द बेस्ट एविडेंस। सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए। सर्वोत्तम साक्ष्य का उदाहरण आप लोग कैसे समझ सकते हैं, जहां पर यदि कोई साक्ष्य हमारे पास दो रूप में उपलब्ध है, जहां पर साक्ष्य की जो वैधता है वो मौखिक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य के तौर पर दी गई है, तो वहां पर आप उसके द्वारा लिखित साक्ष्य को ही सर्वोत्तम साक्ष्य मानेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल्स ऑफ सेक्शन नंबर 91 एंड सेक्शन नंबर 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में आप लोग देख रहे हैं, एविडेंस सिविल एंड क्रिमिनल बोथ प्रोसीडिंग्स पर लागू है। यदि आपको अपने सिविल का कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करना है और आपको कोई रेमेडी डिग्री के तौर पर यदि प्राप्त करनी है, तो आपको एविडेंस प्रूव करना होगा। ऐसे ही क्रिमिनल में यदि कोई अभियोजन पक्ष को किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध साबित करना है, तो उसको यह साक्ष्य के आधार पर यह बताना होगा कि उसने ये अपराध किया है, इसलिए उसकी दोष सिद्धि की जानी चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 1 में आप लोग देखते हैं कि शॉर्ट नेम, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन्फोर्समेंट डेट इसका 1 सितंबर 1872 एंड ये होल पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है और कहाँ लागू नहीं होता ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू है, सिवाय जो हमारे इंडियन आर्मी एक्ट, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट एंड इंडियन एयरफोर्स एक्ट पर ये एप्लीकेबल नहीं है। आर्बिट्रेटिंग प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं है, एफिडेविट पर ये लागू नहीं है, फेरा पर लागू नहीं है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पर ये लागू नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पर ये लागू हो सकता है। सेक्शन नंबर 2 1938 के एक्ट के द्वारा इसको रिपीट कर दिया गया और सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 इसके डेफिनेशंस के बारे में बताए गए। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही पूछा जाता है। एमपी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ कोर्ट। कोर्ट क्या है? कोर्ट में इसकी डेफिनेशंस में लिखा है कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत हर एक न्यायाधीश, हर एक मजिस्ट्रेट जो वैध रूप से प्राधिकृत किए गए साक्ष्य लेने के लिए सिवाय मध्यस्थ के। इट मीन्स आर्बिट्रेटर इज नॉट कोर्ट। मध्यस्थ को न्यायालय शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा जाता है। न्यायालय शब्द के बाद यदि आप देखें तो आपको ये भी जानकारी आप बहुत पढ़ेंगे, आप पूरा ही इसका पार्ट नंबर 1 जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ेंगे, तथ्यों की सुसंगति में, सेक्शन नंबर 6 to 55 के बीच में, उसमें आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। एक वर्ड फैक्ट है, दूसरा फैक्ट इन इश्यू है, तीसरा रेलिवेंट वर्ड है। तथ्य किसको कहा जाता है? क्वेश्चन ये है कि फैक्ट किसको कहेंगे हम? फैक्ट आप लोग जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में भी फैक्ट बहुत बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट की डेफिनेशन को स्टीफन ने के द्वारा जो भी परिभाषाएं दी गई हैं इंडियन एविडेंस में, वो समावेशी परिभाषाएं हैं। और समावेशी परिभाषा का मीनिंग ये होता है कि इंक्लूडिंग्स है। समय परिस्थितियों के अनुरूप जब जब, क्योंकि लॉ क्रिएटिव है, अमेंडेबल है,
समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है और भविष्य में भी यदि कोई संशोधन करने की आवश्यकता हो तो उसमें संशोधित करके उसमें ऐड किया जा सकता है। इसलिए इन परिभाषाओं को समावेशी परिभाषा कहा गया है और इसमें लिखा हुआ है इट मीन्स एंड इंक्लूड्स। फैक्ट की परिभाषा में जनरली आप जो देखेंगे डेफिनेशन में इसमें लिखा है तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है। नंबर 1 एंड नंबर 2 दो बातें दी गई हैं। दो बातों में सबसे पहली चीज में लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु, वस्तु की ऐसी दशा, वस्तु का ऐसा संबंध जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी तथ्य कहते हैं, लेकिन इस तथ्य का नाम क्या होगा? फिजिकल इफेक्ट होगा। आप जो कुछ भी देख रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, आंखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से, स्किन से, कोई भी चीज जो महसूस कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल इफेक्ट है। ये फैन लगा हुआ है, ये पेड़ खड़े हुए हैं, ये चेयर रखी हुई है, ये टेबल रखी हुई है, ये क्या है? दिस इज ए फिजिकल फैक्ट। नंबर 2 मेंटल इफेक्ट जिसको कहा जाता है, ऐसे तथ्य जिनका ज्ञान इन जिसका मेंटली तरीके से, जिनको हम मानसिक रूप से जो बोधगम्य होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको मानसिक तथ्य कहते हैं या साइकोलॉजिकल फैक्ट के तौर पर भी उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो दो तरीके के तथ्यों के बारे में आपको जानकारी पता चलती है कि एक का नाम फिजिकली फैक्ट है, दूसरे का नाम मेंटली फैक्ट है। और फैक्ट से ही जुड़कर दो बातें और पता चलती हैं, एक का नाम फैक्ट इन इश्यू और दूसरे का नाम रेलिवेंस। फैक्ट इन इश्यू किसे कहेंगे? विवाद का बिंदु है, डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट है, न्यायालय के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट कहे जाते हैं, प्रधान तथ्य कहते हैं। और फैक्ट इन इश्यू मीन्स होता है कि जब किसी अकेले ही तथ्य से या अन्य तथ्य के संसर्ग से, यानी कि कोई अकेला सिंगल फैक्ट है या किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्टेड हो जाने से किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का जो किसी वाद या कार्रवाई में एक पार्टी के द्वारा एसर्टेड किया हो और दूसरे पार्टी के द्वारा उसको डिनायल किया गया हो, तो ऐसे तथ्यों द्वारा उसकी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस या उसकी जो उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी हो जाती है कि वो तथ्य या तो है या वो तथ्य नहीं है, उसको हम विवादक तथ्य कहते हैं। फैक्ट इन इश्यू मीन्स यही तो है कि विवाद का बिंदु है। यदि आपका विवाद का बिंदु ही नहीं है तो मुकदमे की प्रोसीडिंग, कार्यवाही कोई चलेगी ही नहीं। इसलिए यहां पर आपके लिए इसमें बताया गया है कि जब किसी अकेले ही फैक्ट से या अन्य तथ्य के फैक्ट से किसी राइट, ड्यूटी या डिसेबिलिटी का, जिसमें किसी सूट या प्रोसीडिंग में, सूट और प्रोसीडिंग दोनों वर्ड इसलिए लिए हैं क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ प्रोसीडिंग, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। इसलिए सूट और प्रोसीडिंग वर्ड है, एक पार्टी के द्वारा एसर्टेड किया गया है, दूसरी पार्टी के द्वारा डिनायल किया गया, उससे रिजल्ट के तौर पर उसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में हमको जरूर जानकारी होती है। ऐसे फैक्ट का नाम ही विवादक तथ्य कहलाता है। सुसंगतता, रेलिवेंसी। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट वर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है, जबकि वर्ड क्या डिफाइन है? रेलिवेंट वर्ड लिखा हुआ है, सुसंगतता लिखा हुआ है। और सुसंगतता का मतलब क्या होता है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत माना जाएगा यदि अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रकार में से कहीं भी रेलिवेंट होता है। इट मीन सेक्शन नंबर 6 to 55 के बीच में यदि कहीं भी आपके पास कोई ऐसा फैक्ट है जो एक बात दूसरी बात के साथ यदि रेलिवेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेलिवेंट कहा जाएगा, उसको हम सुसंगतता कहेंगे। सुसंगतता और एडमिसिबिलिटी एक डिफरेंट वर्ड है, उसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा कि रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी क्या है, दोनों अलग है, एक है, उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो आपको अलग से इसके टॉपिक में नहीं बता, इस समय नहीं बता रहा हूं, इसके लिए अलग से आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ये ही है, आपने रेलिवेंट के बारे में बता दिया, फैक्ट के बारे में बता दिया, एक डेफिनेशन डॉक्यूमेंट के बारे में भी है कि डॉक्यूमेंट क्या है। क्वेश्चन ये है डॉक्यूमेंट किसे कहेंगे, दस्तावेज क्या है? तो आंसर है डॉक्यूमेंट इज ए सब्जेक्ट मैटर। दस्तावेज एक विषय से अभिप्रेत है जो किसी पदार्थ पर, पदार्थ का मतलब कुछ भी हो सकता है, पदार्थ पर अंकों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा या शब्दों के द्वारा इस रूप से आशित रूप से इसमें अंकित किया गया ताकि भविष्य में हम साक्ष्य के तौर पर उसको यूज कर सकें। डॉक्यूमेंट का मेनली जो ऑब्जेक्ट बताया जाता है उसका फ्यूचर में हम एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको डॉक्यूमेंट हम कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट के इलस्ट्रेशन भी लिखे हुए, बहुत एग्जाम में पूछे गए। कैरिकेचर इज द डॉक्यूमेंट, मैप इज ए डॉक्यूमेंट,
ड्राफ्टिंग, स्केचिंग, ये सब क्या है, एक डॉक्यूमेंट के तौर पर इनको हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, एविडेंस की डेफिनेशंस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ एविडेंस, एविडेंस क्या है, एविडेंस की डेफिनेशन भी समावेशी है, इट मींस एंड इंक्लूड्स। एविडेंस को भी दो ही पार्ट में आपको बताना होगा। एविडेंस की डेफिनेशंस में दो ही पार्ट दिए हैं, एक पहला एविडेंस जिसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, दूसरा एविडेंस जो होता है उसको हम ओरल एविडेंस कहते हैं। तो ओरल एविडेंस क्या है, नंबर 1 में इसमें बताया है कि न्यायालय के समक्ष किसी जांचाधीन विषय के संबंध में यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को मौखिक साक्ष्य देने की अनुज्ञा प्रदान कर देता है तो ऐसे साक्ष्य का नाम मौखिक साक्ष्य होता है। नंबर 2 पॉइंट में लिखा है, न्यायालय के निरीक्षण के लिए यदि कोई पेश की गई दस्तावेज है, इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, और जिस पर कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है और कोर्ट में इंस्पेक्शन के तौर पर यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिया है और कोर्ट ने परमिशन अलाउ कर दिया, तो ऐसे साक्ष्य को हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। साक्ष्य की परिभाषा से हमें इसके प्रकारों की पता चल जाती है कि साक्ष्य दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 मौखिक साक्ष्य और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य। इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फिर बताऊंगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।